नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। अब ज्यादातर लोगों को यह लगने लगा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी कुछ ज्यादा ही तेजी में है। ऐसा लग रहा है कि यह जोड़ी 2029 तक के इंतजार में नहीं है, 2029 तक सब कुछ सुरक्षित और सुनिश्चित कर लेना चाहती है। ऐसा क्या है कि यह जोड़ी अगले 2-3 साल रुकने के इंतजार में नहीं है। ऐसा लगता है कि जैसे ये जोड़ी चाहती है कि अगले साल छोड़िए, इस साल छोड़िए, इस सत्र में या आज ही सारे फैसले ले लिए जाएं। कई बड़े नीतिगत फैसले या तो लिए जा चुके हैं या लिए जा रहे हैं या पाइपलाइन के अंदर है, और कुछ ऐसे अमूलचूक परिवर्तन किए जा रहे हैं कि 2029 की जो लड़ाई है उसको सुरक्षित किया जा सके। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इससे सहज नहीं है। तो इंटरनल फ्रंट पर हो, एक्सटर्नल फ्रंट पर हो, क्या निर्णय लिए जा रहे हैं, क्या पता है इस जोड़ी को, उन सभी पर चर्चा होगी। गाय बगाए एक चर्चा होती है कि इस सरकार को बदलने के लिए एक रिजीम चेंज ऑपरेशन लगातार इन कांस्टेंट चलता रहता है। और जब से ये धनखड़ वाला एपिसोड हुआ है उसके बाद तो ये सरकार पहले थोड़ी शिथिल थी, उसको लगता था अरे साहब मेजॉरिटी है, सब कुछ है, कहां कुछ होगा। लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है कि ऑन द टोज है। वो आपको भारत के इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के अंदर भी दिखाई देगा। बार बार जिस तरीके से बीजेपी लगातार हर राज्य को जीतती आ रही है, अपने नंबर को मजबूत करती नजर आ रही है, तो निश्चित तौर पर उनको ये लगता है, और जो हम जैसे लोग भी अगर उसको एनालाइज कर पा रहे हैं तो इंटरनल तौर पर तो बहुत सारी जानकारियां होंगी, खासकर धनखड़ साहब और एक बड़े उद्योगपति के माध्यम से जो कुछ हो रहा था, तो उसके बाद अब हर छेद को बंद कर देना चाहती है। लेकिन पिछले लगभग 72 घंटे में 2 से 3 बड़ी घटनाएं हुई हैं जिसने वापस से इस बात को दोबारा से चर्चा में ला दिया है, और वो सारे फैसले जो सरकार ले रही है उनको भी चर्चा में ला दिया। क्या है वो दो बड़ी घटनाएं? हमने देखा कि पिछले लगभग 1.5-2 साल से जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में अमेरिका भारत के खिलाफ जिस तरीके से एक तरीके से उसके विरोधी के पक्ष में काम कर रहा था, अचानक से उसमें कुछ परिवर्तन आता दिखाई दिया। पहले डोनाल्ड ट्रंप G7 की बैठक में एक बयान देते हैं कि जब तक मैं हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई कुछ नहीं कर सकता है, आगे के लीडर का नहीं पता है। तो बहुत लोगों ने इसको इस तरीके से एनालाइज किया कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के आगे घुटने टेक दिए। लेकिन मैं इसे दूसरे तरीके से देखता हूं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप को आज के समय में भारत की जरूरत भी है, और वो डोनाल्ड ट्रंप का ईगो कहिए या अमेरिका की पोजीशनिंग कहिए, वो भारत के बराबर भी खड़ा नहीं होना चाहता, क्योंकि अमेरिका आज के समय में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को चाहता है। भारत के बिना आज वो चाइना को काउंटर नहीं कर सकता है, क्योंकि वो यूक्रेन में फंसा है, ईरान में फंसा है। उसको एक बार ये लगा कि भैया वेनेजुएला में मुझे कामयाबी मिल गई है तो ईरान में आसानी से मिल जाएगी और चाइना को काउंटर कर पाऊंगा। लेकिन जिस तरीके से वो ईरान में और यूक्रेन में फंसा है, अब चाइना को काउंटर करने के लिए उसे भारत की जरूरत है, ये उसकी जरूरत है। लेकिन भारत मना कर देता है, और भारत कहता है कि हमारे साथ बराबर आकर बैठिए, हमें बराबरी से बात कीजिए, हम अपना इस्तेमाल नहीं होने देना चाहेंगे। लेकिन अमेरिका को यह चीज पसंद नहीं है, जरूरत है लेकिन यह चीज पसंद नहीं है, क्योंकि वो भारत के बराबर नहीं बैठने देना चाहता अपने आप को। इसलिए जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मोदी को मैं सुरक्षित रखूंगा लेकिन बाद का मुझे नहीं पता, वो एक तरीके से धमकी है कि मोदी जी हमने आपके बाद के लोगों के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया है। जरूरत भी दिखाई कि मोदी जी आप हमारा साथ दोगे तो मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा, नहीं रखोगे तो मैं अगले के बारे में भी सोचूंगा। फिर दूसरा एक और बयान आता है डोनाल्ड ट्रंप का, वो ये कहते हैं, और बाकायदा भारत में जो एम्बेसडर हैं सर्जियो गौर, वो भी इसको ट्वीट करते हैं। वो अलग बात है, कमेंट सेक्शन को बंद कर देते हैं कि ग्रेटेस्ट लीडर कौन है, मोदी एंड शी। ये ट्रंप कह रहे हैं, ये साइऑप्स है एक तरीके से अमेरिका का। उसके बाद चर्चा होती है कि G7 की बैठक से सर्जियो गौर अचानक से भारत आते हैं और आकर ये कहते हैं, और बाकायदा ये ट्वीट करती है यूएस एम्बेसी। और सर्जियो गौर आने के बाद किससे मिलते हैं? सबसे पहले मिलते हैं अमित शाह से। क्यों मिलते हैं अमित शाह से? क्योंकि जो इंटरनल फ्रंट है, जहां असली रिजीम चेंज ऑपरेशन लॉन्च होना है,
अगर आप अमेरिका की मदद चाइना के बरक्स नहीं करते हैं, अगर आप अमेरिका की मानकर रशिया का तेल नहीं खरीदते हैं, तो वो रिजीम चेंज ऑपरेशन भारत के अंदर होना है। और यहां पर जो व्यक्ति सबसे आगे खड़ा है इस रिजीम चेंज ऑपरेशन के सामने, या कहें सरकार को सुरक्षित रखने के लिए या नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज होने से बचाने के लिए किसी और के हाथों में, तो आज के समय में वो अमित शाह है। और जिस तरीके से लगातार वो निर्णय लेते आ रहे हैं, ये और संजीव गौर बहुत खास माने जाते हैं डोनाल्ड ट्रंप के, तो इसलिए जरूरी है कि अमित शाह से बातचीत की जाए कि साहब बीच का रास्ता निकालिए। क्या कर रहे हैं अमित शाह? सबसे पहले मैंने डिटेल में कवर किया था एफसीआरए बिल। क्या है एफसीआरए बिल? कि भैया विदेश से आने वाला जो पैसा है, जो चंदा है, वो किस मद में खर्च हो रहा है, उसको रेगुलेशन करने के लिए बहुत जरूरी है। आज जो भारत के नॉर्थ ईस्ट में हो रहा है, या भारत में कहीं पर भी जिस तरह का कोई भी ऑपरेशन होता है या कोई भी ऐसी घटना होती है, उसमें एफसीआरए के माध्यम से जो पैसा इन एनजीओज को आता है उसका बड़ा रोल होता है। भारत में कहीं भी कुछ हो रहा है, कोई भी प्रदर्शन हो रहा है, एनवायरमेंट के नाम पर, ह्यूमन राइट्स के नाम पर, डेमोक्रेसी के नाम पर, हक के नाम पर, भारत के खिलाफ के नाम पर, श्रीनगर से लेकर कश्मीर से लेकर मणिपुर तक हर जगह इस पैसे के माध्यम से खेल होता है। और इस एफसीआरए के ऊपर जब डंडा चल रहा है तो बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि इन एनजीओ के माध्यम से ही इस देश के अंदर ये जो अदृश्य ताकतें हैं, ये जो विदेशी हाथ हैं, वो अपना होल्ड जमा पाती है। जितने बड़े नेता होंगे, जितने बड़े ब्यूरोक्रेट होंगे, सबके फाउंडेशन बने हुए हैं, सबको पैसा आता है, सब प्रोपेगेंडा करते हैं। जितने बड़े आपको यूट्यूबर्स दिखाई देंगे, सब कोई किसी एम्बेसी में जाकर इंटरव्यू ले रहा है, कहीं कहीं ले रहा है। क्यों लेते हैं भैया? उन यूट्यूबर्स को क्यों बुलाते हैं? इनकलकेट किया जाता है ना, डायरेक्ट पैसा देते नहीं, उनके फाउंडेशंस में पैसा जाता है। तो ये जो खेल है, जब इसको रेगुलेट करने का प्रयास हुआ तो अमेरिका को दर्द हो रहा है, क्योंकि अगर आपको 2029 में इस सरकार को अपने घुटनों पर लाना है, अपने हिसाब से मोल्ड करना है, तो आपको पैसा फंड करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा, और वो इन एनजीओज के माध्यम से होगा। और वहां अगर बंद हो रहा है तो भैया निश्चित तौर पर दिक्कत होगी। इसलिए 2029 से पहले मैंने सवाल पूछा कि क्या पता है, तो ये पता है, इसलिए सारा कार्यक्रम हो रहा है। दूसरा, उसके अलावा मैथ्यू वैन डाइक जैसे लोग पकड़े जा रहे हैं, जो लोग ग्राउंड पर रहकर आपके लिए क्योस क्रिएट करते हैं, जो अलकायदा बना, आईएसआईएस बना, अलग अलग जो तंजीमें बन रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं इन एजेंसीज का हाथ रहता है, और उनके लिए ग्राउंड पर इस तरह के मर्सिनरीज काम करते हैं। आज मणिपुर में जो आग लगी है, मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, वो इन जैसे मर्सिनरीज की वजह से हो रहा है। इसकी वीडियो बाकायदा सामने आई कि किस तरीके से वहां ड्रोन चलाते हुए सिखा रहा है, और ये उनका प्राइज्ड एसेट है। इसने बहुत काम किया, लीबिया से लेकर इजिप्ट से लेकर अफगानिस्तान से लेकर इराक तक, हर जगह ये व्यक्ति मौजूद था, हर जगह से ये बच के निकल आया, लेकिन भारत में ये फंसा है। तो इसके लिए भी कई नेगोशिएशन चल रही होंगी, क्योंकि ये मात्र एक व्यक्ति नहीं है, ये चोट है उस सिस्टम पर जो ये दर्शाता है हम इनविंसिबल हैं, हमें तो कोई हरा नहीं सकता, हम जहां चाहें, जैसी स्थिति में कोई फंसा हो, हम निकलवा सकते हैं, लेकिन यहां कस के गर्दन पकड़ी है। तो वो जो सिमटती हुई ताकत है ना, उसका दृश्य है, उसको दर्शाता है मैथ्यू वैन डाइक का पकड़ा जाना, इसलिए बातचीत चल रही है। उसके अलावा भारत में रहकर द टिमोथी इनिशिएटिव जैसी संस्थाएं जो 1,000 कार्ड्स बांटकर 100 करोड़ रुपए विड्रॉ कर नक्सली बेल्ट के अंदर पंप कर रही थी, जब उनके ऊपर यूएपीए लगता है, और जो ये कार्ड जहां से इशू हुए हैं अमेरिका की एक एंटिटी के ऊपर जब यूएपीए लगता है, तो अमेरिका की उस हेजेमनी को चोट पहुंचती है, जो क्योंकि इन्हीं एनजीओज के माध्यम से, इन्हीं टिमोथी इनिशिएटिव जैसे लोगों के माध्यम से, इन्हीं चीजों के माध्यम से तो यूक्रेन के अंदर रिवॉल्यूशन करा, इसी के माध्यम से तो पूरे मिडिल ईस्ट को जलाया, इसी के माध्यम से तो इंडोनेशिया में रिजीम चेंज का प्रयास हुआ, नेपाल में प्रयास हुआ, बांग्लादेश में प्रयास हुआ। 2029 में, 28 में, 27 में क्यों राहुल गांधी कहते हैं अगले 1 साल में सरकार चली जाएगी? इसी बलबूते पे तो कहते हैं, इसी कॉन्फिडेंस पे तो कहते हैं। जब इसको पकड़ते हैं, इन संस्थाओं पर यूएपीए लगता है, तो निश्चित तौर पर दुख, दर्द, पीड़ा सब कुछ होगा साहब। जो आरफा को रोज होता है वो अब इनको भी हो रहा है। क्या सरकार हर चीज फुल प्रूफ कर पा रही है? नहीं, लेकिन क्या मजबूती से खड़ी हो पा रही है? जी, ये दिक्कत है।
और यह पता है इस सरकार को, इसीलिए लगातार ये निर्णय लिए जा रहे हैं। उसके अलावा काउंटर टेररिज्म की नई डॉक्ट्रिन आई है प्रहार के नाम से, कि भारत के खिलाफ जो भी कहीं पर भी दुनिया में होगा, कहीं पर भी जो भारत के खिलाफ टेररिज्म के बारे में सोच रहा होगा, तो ना ही सिर्फ उसकी इकोनॉमिक पाइपलाइन को काटा जाएगा, बल्कि उसकी जीवन रेखा के ऊपर भी हाथ रखा जाएगा। अब वो कैसे होगा, नोन या अननोन तरीके से, मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ये अननोन गनमैन वाला फिनोमेना है, इसको होने देना चाहिए, बशर्ते इसके कि हम इसका ज्यादा गुणगान करें, ज्यादा इसको हाइप दें, क्योंकि कई बार इसका गलत इस्तेमाल भारत के खिलाफ होता है, जैसे बांग्लादेश में हुआ। सरकार काम कर रही है, आप एक्नॉलेज कीजिए, मजे लीजिए, लेकिन उसको बिल्कुल ओवर द टॉप मत लेके जाइए। तो सरकार प्रहार के माध्यम से वो निज्जर से लेकर पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक हर जगह आपको दिखाई दे रहा है। जो इकोनॉमिक पाइपलाइन तोड़ी जा रही हैं वो इसी के थ्रू है, और अब तक इस तरह का काउंटर टेररिज्म का डॉक्ट्रिन भारत में मौजूद नहीं था। अब सरकार लाएगी तो दिक्कत होगी इन लोगों को। ऊपर से भारत ने ये डॉक्ट्रिन कर दिया कि एनी एक्ट ऑफ टेरर वो एक्ट ऑफ वॉर है। तो भैया जो इनका एक ट्रम्प कार्ड था, वाइल्ड कार्ड था पाकिस्तान नाम का, वो न्यूट्रलाइज हो जाता है। भारत यहां से मेडिसिन भेजता है 24 से 48 घंटे अफगानिस्तान को, 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक कर देता है। एनएसए अजीत डोवाल अफगानिस्तान जाते हैं, माफ कीजिएगा रशिया जाते हैं, और रशिया और अफगानिस्तान की मिलिट्री एक तरीके से वो कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन हो जाता है। और उसके बाद अफगानिस्तान क्या कर रहा है पाकिस्तान में, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। भारत पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, आसिम मुनीर चिल्ला रहा है। तो जो इनका ट्रम्प कार्ड था, जब उसको भी स्क्वीज किया जा रहा है तो भी चीखें निकलेंगी। तो इसीलिए जो ये सारी चीजें हो रही हैं, ये 2029 में और ज्यादा उन्हें डेस्परेट करेंगी कि सरकार को कहीं ना कहीं या तो अपने घुटनों पर लाया जाए कि हमारे हिसाब से करे। देखिए वो लोग चाहते मोदी को हैं, लेकिन एक सबवर्सिव, एक तरीके से कह सकते हैं घुटने पे बैठा हुआ मोदी वो चाहते हैं। लेकिन वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या ये सरकार हो, वो करने के लिए तैयार नहीं है, उनके बिहेस्ट पर खेलने को तैयार नहीं। ये उन्हें दिक्कत है। इसलिए मोदी को क्यों चाहते हैं, क्योंकि वो डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन घुटने पे बैठे इसलिए चाहिए कि डिसीजन उनके तरह ले। वो नहीं हो रहा है। अभी एक नया फंडा और चल रहा है कि भैया चाइनीज फायरवॉल को डिस्ट्रॉय कर दिया है इंडियन सोशल मीडिया हैंडल्स ने, और चाइना की सारी रियलिटी को सामने लाकर रख दिया है। देखिए चाइना की रियलिटी दुनिया के सामने आनी चाहिए, निश्चित रूप से आनी चाहिए। क्या जो दिखाया जा रहा है वो सत्य है? निश्चित रूप से सत्य है, वो चाइनीज सोसाइटी का ही सत्य है। कोई भी सोसाइटी बहुत समृद्ध, सफल और सभ्य नहीं है, हर जगह गलतियां हैं, भारत में भी है हर जगह। और जो चाइना अपने आप को प्रोजेक्ट करता है कि भैया हम तो बहुत बड़े साम्राज्य हैं और हमारे यहां तो सब कुछ चंगासी, ऐसा तो नहीं है। वो एक्सपोजर हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, कहा ही जा रहा है भारतीय सोशल मीडिया हैंडल कर रहे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इसमें एक पिंच ऑफ सॉल्ट भी है कि क्या कहीं बॉट्स का इस्तेमाल कर या और बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल कर कहीं वेस्टर्न एजेंसीज तो इसे क्रिएट नहीं कर रही ताकि भारत और चाइना के बीच में एक एनिमोसिटी क्रिएट हो, एक बीच में कहीं ना कहीं द्वंद्व पैदा हो, और एक डिस्ट्रस्ट पैदा करने का प्रयास तो नहीं है। जो चाइना से आ रहा है मैं उसे नकार नहीं रहा, वो सत्य है, लेकिन क्या भारतीयों के नाम पर ये वेस्टर्न एजेंसीज तो नहीं कर रही ताकि भारत और चाइना को लड़ाया जा सके, जो अल्टीमेट गोल है अमेरिका का कि चाइना के कांटे को भारत के कांटे से निकाला जाए। आप इन चीजों को एंजॉय कीजिए, लेकिन समझिए कि क्या ये असल में भारतीय, मुझे नहीं पता कि ये भारतीय वेस्टर्न है, लेकिन उस एंगल को भी देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि किस डेस्परेशन के साथ चीजें आगे बढ़ रही हैं। अब भारत के बहुत से मीडिया हाउसेज हैं, भारत के बहुत से चैनल हैं, अब वो चाइना का पक्ष रखने लगे हैं। अब इधर वाले और ज्यादा डबल डाउन करेंगे, और आप ये देखिएगा ये जो बैटल है, जो ये लड़ाई है, और ये जो डिस्ट्रस्ट क्रिएट करने का जो तरीका है, ये और एम्पलीफाई होगा। तो ये सब चीजें की जा रही हैं। इसके अलावा जिस तरीके से भारत मणिपुर या नॉर्थ ईस्ट को हैंडल कर रहा है, वो भी इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा। मैं 2 उदाहरण देता हूं।
गिलगिट बाल्टिस्तान में आज के समय में जिस तरीके से विद्रोह हो रहा है और उसको पाकिस्तान की फौज या वहां की एजेंसीज, वहां की सरकार, वहां का एस्टेब्लिशमेंट जिस तरीके से उसको काउंटर कर रहा है, और भारत के मणिपुर में जो हुआ, जिस भी कारण से हुआ, उसको भारत कैसे काउंटर कर रहा है, जमीन आसमान का फर्क है। वहां हेलीकॉप्टर भेजे जा रहे हैं, वहां अपने लोगों को मारा जा रहा है, दमन किया जा रहा है, लेकिन यहां पर रिस्ट्रेंट इस तरह का है कि 3 साल हो गए हैं, सरकार लगातार बात कर रही है, प्रयास हो, बातचीत से हो। हाँ, जहां पर कुछ एक्शन की जरूरत है वो भी किया जा रहा है, और इसी का नतीजा यह है कि 2023 में जितना वेपन लूटा गया था वो 70 to 80% रिकवर कर लिया गया है। मणिपुर में शांति से चीजें चल रही हैं। अब हालत यह है कि उन चीजों को और कंट्रोल करने के लिए कोबरा कमांडोज की बटालियन वहां पहुंच रही है, यानी अब उसे फाइनल सेटलमेंट तक ले जाना है। ये इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा कि हमने सोचा कि वहां पे एक क्रिश्चियन स्टेट बनाएंगे, मणिपुर का इस्तेमाल करेंगे, गोल्डन ट्रायंगल का इस्तेमाल करेंगे, सेंट मार्टिन आइलैंड्स बनाएंगे और वहां पर ये सब चीजें करेंगे। भारत का भी एक तथाकथित मित्र देश है, उसका भी इन्वॉल्वमेंट है वहां पर अमेरिका के साथ मिलकर, उसके लोग भी वहां पर आपको दिखाई देंगे। इसलिए कहता हूं इंटरनेशनल रिलेशन में ना कोई दोस्त है ना दुश्मन है, सब फायदे के लिए कर रहे हैं, तो वो इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। ऊपर से अमित शाह ने बीड़ा उठा लिया नारकोटिक्स के खिलाफ। नारकोटिक्स सबसे ज्यादा पैसा जनरेट करता है भारत के अंदर इस तरह का इलिसिट एक्टिविटी करने के लिए। हजारों करोड़ों रुपए के, लाखों करोड़ के पकड़े जा चुके होंगे अब तक गुजरात से, अलग अलग जगहों से। तो ये आर्थिक चोट भी इनको पहुंच रही है। एफसीआरए हो, वेंडाइक हो, नारकोटिक्स हो, मणिपुर को संभालना हो, आपका नक्सलिज्म को खत्म करना हो, टिमोथी इनिशिएटिव जैसी संस्थाएं हो, उनको पकड़कर उनका गला घोटना हो, काउंटर टेररिज्म का डॉक्ट्रिन इकट्ठा करना हो, तो आप जिस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर और नेशनल इंटीग्रेशन के ऊपर काम कर रहे हैं, या टीएमसी जैसी सरकार हो जो ग्रेटर बांग्लादेश का सपना देखती हो, भारत में इलीगल लोगों की भरमार करती हो, उसको काउंटर करने का प्रयास हो, अपनी सुरक्षा सरकार को मजबूत करने का तरीका हो, तो कहीं ना कहीं वो डेस्परेशन है, इसलिए इस तरह के बयान आ रहे हैं। और सबसे लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण, सरकार अपना फिगर को 240 से वो 367 तक एनडीए का फिगर क्यों ले जाना चाहती है? उसका सबसे बड़ा कारण है डीलिमिटेशन। वुमेन रिजर्वेशन बहाना है, असली कारण डीलिमिटेशन है। क्योंकि जब पिछली बार कांग्रेस ने डीलिमिटेशन किया था तो भाई साहब बीजेपी की बड़ी बड़ी जो धुरंधर थे ना, सारे के सारे धराशायी हो गए थे। और बीजेपी को यह लगता है कि 2029 के बाद जिस तरह का ऑपरेशन होना है, जिस तरह के एफर्ट लगने हैं, मान लीजिए सरकार नहीं आई और उसके बाद डीलिमिटेशन हुआ, तो बीजेपी की वापसी, जो अमित शाह कह देते हैं 50 साल तक कहीं नहीं जाने वाले, तो अगले 40 साल 50 साल तक बीजेपी नहीं आने वाली हो, वो डीलिमिटेशन किया जाएगा। तो ये सरकार 2029 से पहले ही डीलिमिटेशन कर लेना चाहती है, चीजें सुरक्षित और सुनिश्चित कर लेना चाहती है कि भैया 29 के बाद जो हमें दंश ना झेलना पड़े जो 2009 में झेला। सबने कहा किसानों का कर्ज माफ कर दिया, ये हुआ, मनरेगा हुआ, इसलिए सरकार साहब उसमें सबसे बड़ा रोल डीलिमिटेशन का था, इसलिए 2009 में वापसी नहीं कर पाई बीजेपी। और कांग्रेस 200 कितने 47-48 से 201 तक, 147-48 से 201 तक पहुंच गई। तो वो 2029 का रिस्क बीजेपी नहीं चाहती। 2029 का चुनाव वो डीलिमिटेशन के साथ चाहती है। जो पीछे आगे पीछे का होमवर्क है वो बीजेपी सारा कर रही है अभी से, सिर्फ संसद में जो पास कराना है वो काम वो कर ले, ताकि बाकी चीजें और बहुत तेजी से फास्ट ट्रैक हो सके। इसलिए आपको अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जोड़ी बहुत तेजी में दिखाई दे रही है, क्योंकि वो इंटरनल फ्रंट पर जो आर्थिक चोट है वो भी पहुंचाना चाहती है, जो इनके ग्राउंड वर्कर है उनकी चोट को भी समाप्त कर देना चाहती है, जो इकोसिस्टम की चोट है वो भी खत्म कर देना चाहती है, जो राजनीतिक चोट है वो भी खत्म कर देना चाहती है, ताकि ये बाहर से जो इंटरफेरेंस है इसको मिनिमाइज किया जा सके। अब हालत यह है, स्टारलिंक को आप बैन करते हैं भारत में नेशनल सिक्योरिटी बताकर, और अब हालत यह है कि पीओके में स्टारलिंक दिखाई दे रहा है, खबर आ रही है। नेपाल के टेलीकॉम सेक्टर में रेगुलेशन है कि 80% से ज्यादा किसी का इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता, एटलीस्ट 20% नेपाली डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट टेलीकॉम में होना चाहिए। स्टारलिंक चाहता है कि 100% मोनोपोली
नेपालीज जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके ऊपर कब्जा चाहिए, उसके लिए वो वहां पे लॉबिंग कर रहा है, और संभवतः मिल भी जाएगा जिस तरह की सरकार है। तो आप सोचिए, आपके आसपास जब स्टारलिंक का बेड़ा तैनात किया जाएगा, इसलिए आपको अपने 1650 सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ रहे हैं अपना खुद का स्टारलिंक के समकक्ष खड़ा करने के लिए। तो आप तेजी में निश्चित तौर पर दिखाई देंगे। निश्चित तौर पर 2029 हमको लगता है 3 साल बाद है। तैयारियां अभी से करनी है, अभी से चीजों को लेकर चलना है, और शायद इसीलिए ये सरकार हड़बड़ी में दिखाई दे रही है। ये साम दाम दंड भेद, और जिसने धोखा किया, और साहब राजनीति में धोखे का जवाब धोखा ही होता है। वो दिन चलेगा जब ये पार्टी कहती थी पार्टी विद अ डिफरेंस। अब प्योर राजनीति हो रही है। वो आडवाणी और अटल बिहारी की पॉलिटिक्स थी, उनकी पार्टी थी। अब ये मोदी और अमित शाह की पार्टी है। तब की राजनीति अलग थी, अब की राजनीति अलग है। तब का अपोजिशन अलग था, अब का अपोजिशन अलग है, तो अब की राजनीति भी अलग हो। तो जो राहुल गांधी बार बार ये कहते हैं अगले 1 साल में सरकार गिर जाएगी, मुझे लगता है कि उन्हीं सब के लिए चेक एंड बैलेंसेस हो रहे हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और जो ये बार बार बयान डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आ रहे हैं, देखिए उसकी बयान की वैल्यू किसी टिश्यू पेपर से ज्यादा नहीं है, लेकिन क्या उसको आउटराइट रिजेक्ट किया जा सकता है? नहीं। तो उसके बयानों में भी कहीं ना कहीं उनका कुछ मतलब है, उसको समझेंगे तो ज्यादा बेहतर है। उसी को समझकर अब जिस तरीके से भारतीय सरकार आगे बढ़ रही है, तो ये सब उसी का नतीजा है। खैर, इसमें जो भी और आएगा वो आपके साथ लेकर आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो विश्लेषण अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आपको चैनल का विश्लेषण पसंद आता है, कंटेंट पसंद आता है, तो आप चैनल को QR कोड के माध्यम से भी सपोर्ट कर सकते हैं, या चैनल का मेंबर बनकर भी आप चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।